हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम अपने जो चैप्टर क्लास 8 के जो पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को, उसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 से। थोड़ा सा आवाज से मैनेज करना, थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो हमने आधा कंप्लीट कर दिया था पार्ट 1 में। अब क्या है, पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, आगे की जो बचे हुए थे चैप्टर में से उसको खत्म करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होंगे। आपको देख लेना, बहुत ही आसान से आप बाकी के जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख लो, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में समझ लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का ना क्या है यूज, और दोनों में डिफरेंस क्या है। मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक थिंग्स है, जो ऑर्गेनिक थिंग्स है अपने सोइल की जो न्यूट्रिशन उसको इन्हेंस करते हैं। और जो फर्टिलाइजर हो क्या, केमिकल थिंग्स है, जो केमिकल से मिले होते हैं और जो हमारे मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको इन्हेंस करता है। लेकिन आज हम करेंगे हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, अब हमने ये सीख लिया था कि मिट्टी को तैयार करना है, मिट्टी को हमने तैयार कर दिया था, सोइंग कर दिया था, यानी बीज लगा दिया था। बीज को कैसे अच्छे क्वालिटी वाले बीज ढूंढे, हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। हमने मैन्योर फर्टिलाइजर भी डाल दिया। अब आता है सिंचाई। सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, अब मान लो कि हमें भी खाना तो जरूरी है, लेकिन पानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पूछे कि खाना और पानी में कौन ज्यादा जरूरी है, तो पानी ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू खाना, क्योंकि हमारे बॉडी में 90% पानी है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट उनको पानी उनके बॉडी में होता है, तो 90% अप्रॉक्स उनके अंदर पानी होता है। यानी उनको इतना जरूरी है कि उनके अंदर कम से कम 90% पानी होता है। अब 90% पानी होता है तो खुद ही समझो कि कितना इंपॉर्टेंस है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने भी देखा होगा कि अगर आपने कभी भी कोई फिल्म देखा होगा जिसमें किसान के बारे में बात हो रहा है, या फिर गाँव से बिलोंग करते हो आप, तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ, सिंचाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली डे पे रोज करते रहते हैं। ये जो सिंचाई का तरीका है, ये अलग अलग तरह के तरीके होते हैं सिंचाई करने के। गांव में अलग होते हैं, मान लो कि आप बड़े एरिया में करें तो वहाँ पर अलग तरह की सिंचाई करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ डिस्कस करते रहेंगे इस इरिगेशन वाले टॉपिक पे। तो इरिगेशन वाले टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। ये इरिगेशन क्या है, सिंचाई करना। अब ये जो सिंचाई होता है महीने महीने में करते हैं, सप्ताह सप्ताह में करते हैं, डिपेंड करता है क्रॉप पे कि कौन सा क्रॉप आपने लगाया है। तो जो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। क्या, प्लांट को पानी प्रोवाइड करवाना इरिगेशन कहलाता है, यानी क्रॉप को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। ये टाइम टू टाइम किया जाता है। ये नहीं होता कि आपने एक बार उगा दिया और एक बार ही पानी देके छोड़ दिया। क्या आप एक बार पानी पी लेते हैं तो जिंदगी भर रह लेंगे? नहीं। तो प्लांट के साथ भी ये होता है। क्या होता है, टाइम टू टाइम हमें उन्हें पानी देना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी की नीड होती है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम देना पड़ता है, इरिगेशन कहते हैं इसको। अब ये क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि उनको कितने बार पानी देना है, कितने दिनों के बाद पानी देना है। जैसे अगर मैं बात करूँ वीट और पैडी यानी गेहूं और चावल की बात करूँ, तो चावल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू गेहूँ। तो हमें चावल में ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा कंपेयर टू वीट। तो ये क्या है, प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है, यानी क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि उनको कितना पानी देना है और कितने टाइम पीरियड के बाद देना है। जो फार्मर्स होते हैं उनको पूरा डेट पता रहता है कि कितने दिन में बाद पानी देना है। उनको मिट्टी देख के पता चल जाता है कि हाँ यार ना, पानी अब देना जरूरी है, पानी हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इरिगेशन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नीचे चलते हैं और उसके कुछ मेथड समझते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और अभी जो यूज किए जा रहे हैं वो सारे मेथड भी हम समझते रहेंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, वो मेथड जो पुराने फार्मर्स यूज करते थे सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, और अभी करंटली नाउ डेज में जो यूज हो रहा है वो भी मेथड हमें डिस्कस करते रहेंगे। अब इस पेज को आपको क्या करना है, रोकना है वीडियो को और पढ़ लेना है। साथ में निकल चल रहा है ना एनसीईआरटी के पीडीएफ का पेज, तो मैंने अब समझा दे इरिगेशन। अब थोड़ा सा इरिगेशन को पढ़ना है, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो उसको भी मैं समझाऊंगा, और सेम आपको स्टॉप करके वीडियो उसको भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने इरिगेशन समझ लिया। क्या, टाइम टू टाइम पानी प्रोवाइड करना प्लांट को, इरिगेशन कहलाता है। जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हम पानी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन में क्या हो गया, वेल हो गया यानी कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया यानी जो पाइप नहीं लगाता, ऐसा पाइप सा लगा रहता है और उसमें पानी निकलता है, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड हो गया, छोटे से जो तालाब होता है वो, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, डैम हो गया। तो ये सारे जो सोर्स हैं, ये सारे जगह हैं जहाँ से किसान अपने प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करते हैं। ये जो सोर्स मैंने आपको बताया, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम, कैनाल्स, ये सारे सोर्स है जहाँ से फार्मर अपने प्लांट्स को पानी
देते हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी कौन से ऐसे मेथड है जो पहले के फार्मर्स यूज करते थे। अब ट्रेडिशनल मेथड है तो उसमें क्या है, एक तो कॉस्ट कम लगता है उसमें, क्योंकि ट्रेडिशनल है, क्योंकि पहले के लोगों के पास उतना पैसे नहीं होते, इकोनॉमिकली वीक होते थे तो पैसे कम लगता था। लेकिन उसमें ज़्यादा लोगों की मेहनत चढ़ती थी, ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करना पड़ता था। अगर आप किसी फसल को पानी देना है तो ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि वहाँ पर पहले टेक्नोलॉजी नहीं था। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे, वो मेथड यूज़ कर देखेंगे जो पहले के लोग यूज़ करते थे। लेकिन आप याद रखना ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। मान लो कि आपको छोटे से एरिया को ही पानी देना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि कुएं से पानी निकालना फिर हर प्लांट को प्रोवाइड करवाना एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अब तो बहुत ही आसान हो गया है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में नीचे जाते हैं तो हमारे पास 4 पिक्चर है, जो आपको हर पिक्चर अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको एक्सप्लेन खुद ही कर रहा है। आप देख के ही बता सकते हैं कि क्या होता है। पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या है, मोट। मोट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक किसी भी यूटेंसिल में, किसी भी बर्तन में कुएं से पानी निकाल के डायरेक्ट एक छोटा सा नाली जैसा बना देते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं और वो नाली हमारे खेत तक जाता है और वहाँ पर पानी फैलाता है। आप खुद ही सोचो कि एक बड़े से फील्ड में इस तरह से पानी निकाल कर डालना कुएं से कितना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, कितना टाइम कंज्यूम करता होगा। तो मोट में क्या होता है, कुएं से डायरेक्ट पानी निकालो किसी घड़े में, किसी बाल्टी में, और उसको पानी एक नाली की तरफ डाल दो और वो नाली आपके खेत तक लेके जाता था। ये कहलाता था मोट। मोट के बाद क्या है, चैन पंप। चैन पंप में क्या होता था, चैन चलते रहते थे घड़े के बीच में, जैसे यहाँ पर लगा ना ऐसे गोला सा चरखे जैसा होता था, उसमें से चैन ऐसे घूमते रहता था और अपने साथ बाल्टी भी लिए रहता था। और बाल्टी देखो, मान लो कि किस तरह से है, यहाँ पर ऐसे चैन ऐसे चलते रहता था और बाल्टी के साथ वो बार बार पानी गिराते रहता था। और पानी गिरते गिरते क्या होता, वो चैन पाइप की तरह से नीचे जाके हमारे क्रॉप के पास पहुंच जाता था। तो ये क्या था, चैन पंप मेथड था। ये भी कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। टाइम इसमें भी लगता था, और लेकिन अगर आप बात करें मोड से तो थोड़ा कम टाइम लगता था, लेकिन टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा लगता था। फिर उसका ढेकली आ गया। ढेकली में क्या होता था, एक लकड़ी जैसा होता था, उससे भी कुएं से निकालते थे पानी। एक तरफ बाल्टी टांग देते थे और एक तरफ क्या, पत्थर टांग देते थे भारी सा। अब जब पानी उसमें कम होता था तो नीचे चला जाता था, ज़्यादा होता था ऊपर आ जाता था, और एक इंसान रहता था जो बार बार उसको हटा के खेत में डाल देता था, जिससे कि उसके प्लांट को पानी प्रोवाइड होता था। ये भी बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टाइम कंज्यूम करने वाला एक मेथड है। तो ये क्या था, ढेकली। अगला है राहट। राहट में क्या करता था, एक बैल घूमते रहता था, और बैल के घूमने से क्या होता था, वहाँ पे एक चरखे जैसा था जो ऐसे बार बार घूमते रहता था, और साथ में बाल्टी लगी रहती थी, जो बाल्टी एक एक करके पानी लेकर आता था कुएं में से, और कुएं का पानी खेत में डाल दिया जाता था। तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 मेथड यूज कर देख लेना, क्योंकि बाई चांस अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या है। तो 2-3 याद कर लेना, जैसे ढेकली हो गया, मोहट हो गया, चैन पंप हो गया। तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि एमसीक्यू में आए तो मैं समझा दूं, या फिर वो ये पूछे इरिगेशन प्रोसेस ही पूछे तो आपको उसमें भी समझा सकते हैं कि व्हाट इज इरिगेशन। तो पानी देना इरिगेशन कहलाता है। उसमें आपको कुछ टूल्स बता देंगे कि ट्रेडिशनल लोग कैसे यूज़ करते थे और अब के लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड यूज देख लिया कि क्या है, कौन कौन से मेथड से हम पहले के लोग पानी प्रोवाइड करवाते थे अपने प्लांट को। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड, यानी जो अब के टाइम के लोग जो हैं पानी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, कैसे करते हैं। अब क्या है, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ही कम टाइम में हम बहुत ही लार्ज स्केल वाले क्रॉप को भी पानी प्रोवाइड कर देते हैं। और अब टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, पहले तो पानी वेस्ट भी होता था, अब क्या होता है, थोड़ी पानी वेस्टेज भी कम हुआ है। तो पहला जो मेथड हो गया स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, मोटर लगा दिया जाता है, ट्यूबवेल लगा दिया जाता है कुएं में, और वो क्या करते हैं, उसके अंदर पाइप होती है जो स्प्रिंकल फवारे की तरह पानी हर प्लांट के पास जाके फवारे की तरह पानी प्रोवाइड करता है। इससे क्या हुआ, जिस प्लांट के पास है उसी प्लांट को सिर्फ पानी मिलेगा, और जो पानी की वेस्टेज है वो कम होगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड में। तो इस स्प्रिंकल में क्या होता है, सिर्फ फवारे की तरह पानी उनके ऊपर गिरता था, जिनके कारण उनके रूट में जाता था और वो अपना जितना भी नीड होता था पानी का वो पूरा करते थे। नीचे वाले मेथड है उसमें ड्रिप सिस्टम में क्या है, उसमें भी सेम मोटर लगा हुआ है, पाइप गया हुआ, और हर प्लांट के रूट के पास जाके जो पाइप में ना एक होल है। अब जब भी मोटर चलता है तो पानी तो पाइप में जाता है, लेकिन होल के कारण हर प्लांट के डायरेक्ट रूट के पास पानी चला जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, हर प्लांट को पानी मिल जाता है। और इसमें भी क्या है, जो पानी की वेस्टेज होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड कम होता है। तो यहाँ पे हमने जो अभी प्रेजेंट में जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा है, स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, जो आपको आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता तो आपको कमेंट में लिखना है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो ही आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया।
अगला है प्रोटेक्शन ऑफ वीड, जो अगले टॉपिक पे हम पेज पे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है प्रोटेक्शन ऑफ वीड। अब आपने गाँव में गए होंगे कभी, अभी खेत देखे होंगे तो क्या होता है, हम मान लो गेहूं का पौधा उगा रहे तो साथ में ना कुछ अनवांटेड पौधे भी उग जाते हैं। ये नहीं कि गेहूं का उगा तो सिर्फ गेहूं में घास उग गया, कुछ जहरीले पौधे उग जाते हैं, पॉइजनस पौधे भी उग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीड, यानी अनवांटेड प्लांट को हम कहते हैं वीड। यानी हमने चाहा कि गेहूं उगाना है, उग और कुछ गया, तो उन सारे पौधों को हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट, यानी वीड कहते हैं, जो हमारे बिना चाहे अनचाहे उग चुका है। अब वीड तो उग गया, लेकिन अगर आप उस वीड को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो वीड जो होगा, आपके जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो वीड वो न्यूट्रिशन खुद लेने लगेगा, और जब वो खुद लेने लगेगा तो आपको प्लांट के न्यूट्रिशन अच्छा ना मिलने के कारण आपका प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो हमें वीड को हटाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप वीड को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, आपका जो प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा होगा वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वीड, यानी अनवांटेड प्लांट। तो वीड को जो हटाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रोसेस का जो नाम होता है क्या होता है, वीडिंग कहलाते हैं। यानी अगर आप वीड को हटा रहे हैं तो वीड को हटाने के जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वीडिंग। और वीडिंग हटाने के अलग अलग तरीके हैं, दो तरीके हैं, एक फिजिकल और एक है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो खुरपी समझते हैं, एक टूल होता है जिससे हम ऐसे जमीन में खोद कर उन अनवांटेड प्लांट्स को निकालते हैं। और साथ ही में जो हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किए थे उसमें जो हमारे मिट्टी को लूज बनाए थे, जो सॉइल प्रोसेस था ना, ये जो प्लगिंग करना, ये भी वीडिंग को थोड़ा सा क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अगर आप सॉइल प्रिपरेशन के टाइम में अगर अच्छे से लूजन कर देंगे तो जो वीड बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला था वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस पहले से अगर उस वीड का कोई भी प्लांट हो तो क्या करेगा, लूजन, जब हम सॉइल को लूज करते हैं, प्लग करते हैं, खोदते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके जड़ हट जाने के कारण क्या होता है, जो वीड होता है कम होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो वीड है उसको हटाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो एक फिजिकल तरीके जिसमें हम खुरपी के द्वारा हटाते हैं, फार्मर्स खुरपी के द्वारा हटाते हैं, जाते हैं और एक एक प्लांट को हटाते हैं जो हमारे लिए अनवांटेड है। और दूसरा होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम वीडीसाइड का यूज करते हैं। वीडीसाइड्स मतलब केमिकल जो वीड को हटाता है, जो वीड को रिमूव करता है, उनको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो एक एग्जांपल भी देखा है वीडीसाइड का। वीडीसाइड्स का एग्जांपल क्या है, 2,4-D, नाम याद रखना है आपको, 2,4-D। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अगर देना है तो आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज 2,4-D, या फिर पूछ लेगा विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड, तो आपको क्या करना है, 2,4-D जो है वो है वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या करता है, जो अनवांटेड प्लांट होता है उसको हटाने का एक केमिकल है जो हटाता है अनवांटेड प्लांट को। तो आपने देखा होगा कि किसान जो अपने पीछे एक सिलेंडर जैसा लेते हैं और ऐसे स्प्रे करते रहते हैं, उस स्प्रे में ही होता है वीडीसाइड, यानी 2,4-D जो उन अनवांटेड प्लांट को हटाता है। अब ये 2,4-D जो है ये केमिकल है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि कहीं इसको यूज करने से प्लांट में तो कोई कमी नहीं आती, क्वालिटी तो खराब नहीं होता, वो जहरीले तो नहीं बनाते। तो जहरीले नहीं बनते, लेकिन आपको एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप वीडीसाइड का यूज़ किए हैं तो क्या करना है, आपके जो भी खाना मिला, जो भी फूड उससे निकल रहा है उसको आपको धोकर खाना है, कि अगर बाई चांस उसके सरफेस पे हो भी तो वो हट जाए। वैसे जो वीडीसाइड्स बनाने वाले कंपनियां होते हैं वो सबका इंश्योर करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी कुछ खाएं तो उनको धो के खाना है, क्योंकि बाई चांस उस पर केमिकल हो सकता है। तो वीडीसाइड हमने समझ लिया कि वीडीसाइड क्या है, अनवांटेड प्लांट को हटाने के लिए यूज किया जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या था, 2,4-D जो वीडीसाइड का एक एग्जाम्पल है। और वीडीसाइड क्यों हटाना जरूरी है वो भी हमने समझ लिया, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमारे प्लांट को सनलाइट मिलना चाहिए, तो वो यूज कर लेंगे और ओवर क्राउडिंग करके हमारे प्लांट को खराब कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। और अब हमारा आता है एक लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, अब हमने प्लांट को ग्रो कर लिया, प्लांट को इरिगेशन कर दिया, सोइंग कर दिया, सारे मेथड्स कर दिए हमने, सारे उसके वीडीसाइड्स भी हटा दिए, उसके जो अनवांटेड प्लांट था उनको भी हटा दिया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमारा जो फसल है, जो हमारा क्रॉप है, क्या होगा, मैच्योर होगा, यानी पक जाएगा। अब पकने के बाद क्या है, हमें उसे काटना पड़ेगा, उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। यानी पके हुए जो हमारे हुई क्रॉप्स हैं उनको काटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग के भी करने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के लोग करते थे, और एक क्या है जो अभी के लोग करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं लोग, एक खुरपी जैसा ही होता है, उसे क्या करते हैं, उसे काटते हैं, काट कर उसको हम एक जाके थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग वाले मशीन, उसमें क्या करते हैं, अगर आप रखोगे तो उसके बीज अलग अलग हो जाते हैं और जो उसका भूसा होता है वो अलग हो जाता है, उसका जो डंडी होती है वो अलग हो जाता है, बीज अलग हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग में हमने ये समझा कि हार्वेस्टिंग क्या है, बीज को उस जो भी उसका जो डंडे हैं उनसे हटाना हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी सॉरी, हार्वेस्टिंग क्या है,
काटना उनको हार्वेस्टिंग कहलाता है और उनमें से बीज भी हटाना हार्वेस्टिंग का ही एक प्रोसेस है। ट्रेडिशनल मेथड में लोग ये जो दिख रहा है ना, सिकल से करते थे, काटते थे ऐसे और एक एक करके जाके उसको थ्रेसिंग वाले मशीन पर रख कर उसके बीज को अलग करते थे हार्वेस्टिंग में। अगर हम अभी के टाइम का यूँ बताएं तो इसमें एक मशीन होता है, इसको कहते हैं कंबाइन। कंबाइन में क्या कहते हैं, वो डंडियों को भी अलग कर देता है और बीज को भी अलग कर देता है एक साथ ही। लेकिन ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास बहुत ही बड़ा फील्ड हो, ये नहीं कि जिनके छोटे छोटे फील्ड हो वो इस कंबाइन वाले मशीन को करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। तो कंबाइन क्या करता है, ये डायरेक्ट जाता है खेत पे, वो उनको चलता है और उनके साथ उनके बीज को तो हटाता ही है, साथ में जो उनके डंडियाँ होती हैं उनको भी हटा देता है वहीं पे वहीं। कौन यूज़ करते हैं, जिनमें बहुत बड़ा, जिनके पास लैंड हो। तो ये हो गया, इसको मेथड को कहते हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग कौन करते हैं, अभी के लोग जो अभी कर रहे हैं। और पहले क्या करते थे, जो खुरपी जैसे मैंने बताया उससे काट के वो करते थे। अब जिनके पास अगर छोटी ज़मीन है तो वो क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या होता है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है एक मशीन, इसमें क्या है, इसके अंदर एक होता है एंट्री पॉइंट, वहाँ पे अपने अनाज को डालो आप डंडी सहित है, और दूसरी तरफ से क्या होगा, मोटर से चलते रहता है और उसके जो डंडियाँ होते हैं डंडियों को अलग कर देता है और अनाज के जो बीज होते हैं उनको अलग कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। इसमें जो छोटे जिनके पास जमीन होते हैं वो लोग इनका यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, तो एक लास्ट है हमारा, ये है लास्ट टॉपिक हमारे इस क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का, जो क्या है हमारा स्टोरेज। अब हमने सब तो कर लिया, अच्छा ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि हार्वेस्ट से रिलेटेड कौन सा इनमें से फेस्टिवल है, यानी हार्वेस्ट मतलब लोग कौन सा ऐसा फेस्टिवल जो हार्वेस्ट के लिए यानी क्रॉप के लिए मनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपके ऑरेंज बॉक्स में, जैसे कि क्या हो गया, पोंगल हो गया, बैसाखी, होली, दिवाली, नब नया, बिहू। तो ये सब क्या है, एक फेस्टिवल है जो लोग, जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्ट के रूप में मनाते हैं, यानी हार्वेस्ट के कारण मनाते हैं। तो इनको याद करना है, क्योंकि अगर आप कहीं भी एमसीक्यू पेपर देने जाते हैं तो आपसे पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल का एग्जाम्पल है। तो आपको इनमें से एक कोई मिल जाएगा जिसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको याद करना है इन चीज़ों को भी, जो एमसीक्यू में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्टोरेज में क्या है, अब हमने काट तो लिया पौधों को, हार्वेस्ट कर लिया, अब उसको स्टोरेज भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरीके से स्टोर नहीं किया तो क्या होगा, आपके अच्छे खासे जो फसल होंगे वो भी खराब हो जाएंगे, चूहे खराब कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देंगे, यानी छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं ना, बैक्टीरियाज होते हैं, वो खराब कर देंगे आपका अनाज को, फंगी खराब कर देगा आपके अनाज को। तो हमें स्टोरेज भी करना जरूरी है। तो स्टोरेज करने के लिए क्या करते हैं लोग, पहले जो भी अनाज है उसको सुखा लेते हैं मतलब उसको ड्राई कर देते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाइड्रेटेड चीज़, यानी जहाँ पर मॉइस्चर होता है ना वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, अगर स्टोरेज करना है तो उसको सुखा लेते हैं। सुखाने से क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण खराब होने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है। साथ में इनको क्या करते हैं, लोहे के अलग अलग तरह के यूटेंसिल होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसके अंदर उनको डाल दिया जाता है। साथ में नीम की पत्ती, सूखी नीम की पत्ती डाल देती है, जिससे कि क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कम करते हैं नीम के पत्ती के कारण, और लोहे का होने के कारण चूहे से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये जो कुछ मेथड है जिससे कि हम अपने जो क्रॉप हार्वेस्ट कर चुके उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे लॉन्ग टाइम तक इसे रख सकते हैं। इसलिए स्टोरेज करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरेज अगर हम करना आता है हमें, तो हम किसी भी फूड को एक लॉन्ग टाइम से क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे हम स्टोरेज करेंगे तो हम बहुत एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम अपने जो भी हमने अनाज उगाया है उसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो स्टोरेज था वो भी खत्म हो चुका है। बस एक लास्ट एक जो टॉपिक है उसमें बहुत ही आसानी, इसमें से कोई क्वेश्चन तो आज तक मैंने देखा नहीं है कभी, लेकिन टॉपिक है तो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये भी पढ़ना जरूरी है। तो क्या है, फूड है फ्रॉम एनिमल्स, यानी हम एनिमल से भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, फूड प्रोवाइड लेते हैं। तो उस तरह के जो भी लोग काम करते हैं, जो क्या करते हैं, एनिमल से दूध बेच रहे हैं, एनिमल के जो यूज़ हैं उनका कर रहे हैं, तो जब उसे एक लार्ज स्केल पे कहा जाता है, जैसे हमारे क्रॉप को अगर लार्ज स्केल पे करें तो उसे क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। वैसे अगर एनिमल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बस यहीं तक था हमारा चैप्टर। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो भी कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर का मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो होता है समाप्त। आई होप आपको सारे चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्या करना है, कमेंट करना है, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा या फिर कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, क्या अगले टॉपिक जो भी चैप्टर हो उस चैप्टर के साथ है। तब तक के लिए बाय। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और पढ़िए खुद के लिए, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन आपके लिए क्या है, एक प्रॉपर अपने लिए पढ़िए, किसी के दिखावे के लिए नहीं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए